हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। चुनाव के दौरान सही प्रकार के प्रचार रोक दिए जाते हैं कितने घंटे पहले, या क्या टाइम पीरियड होता है? तो वो है वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले। नेक्स्ट है, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो ये निर्वाचित किए जाते हैं 6 वर्षों के लिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था अरुण आसफ अली ने। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर के अंदर जो दर्पण प्रयुक्त होता है वो होता है अवतल दर्पण। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या है? तो इनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में ऐच्छिक चकबंदी की व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई? तो ये लागू की गई थी पंजाब में। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है, 1818 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा का स्थापना की? तो इस सभा की स्थापना की राम मोहन राय ने। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान द्वारा अवशिष्ट अधिकार किसे प्रदान किए गए हैं? तो ये अधिकार दिए गए हैं संघ को। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बक्सर युद्ध के बाद बंगाल और बिहार में द्वैत शासन कब लागू किया गया था? तो लागू किया गया था 1765 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत में हाईटेक सिटी की स्थापना किस शहर में की गई? तो ये की गई थी हैदराबाद में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा का स्वागत करने वाले भारतीय शासक कौन था? तो वो थे जमोरिन। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है, विक्रमशिला गैंगोटिक डॉल्फिन आश्रयणी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है भागलपुर में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मार्च को किस रूप में मनाया जाता है? तो 8 मार्च मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वृद्ध गंगा के नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो ये है गोदावरी। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है, चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1927 ईस्वी के साइमन कमीशन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था क्योंकि, अब कांग्रेस थी उन्होंने इसका बहिष्कार किया था क्योंकि अगर हम बात करें तो वो था कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे बताना है एड्स का पूर्ण नाम क्या है? तो एड्स का पूर्ण नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, स्वांगलार कहाँ की जनजाति है? तो ये है पंजाब की। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो इसकी मुद्रा है टका। नेक्स्ट है, विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति बताता है जहां पर मांग पूर्ति अधिक से होती है। तो ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने 21 फरवरी को किसके संघर्ष एवं बलिदान के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया है? तो ये किया है बांग्लादेशियों के संघर्ष और बलिदान के सम्मान में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? तो ये समाप्त किया गया था अकबर के द्वारा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर है डी सिक्किम। फ्रेंड्स, 2011 की जो जनगणना है वो आप पूरी तरह से पढ़ लीजिए। 20 डे सीरीज आप देखेंगे तो 20 डे सीरीज में वहां पर आपको जनगणना से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे। जनगणना से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। आपने कल की वीडियो देखी होगी तो आपने देखा होगा, उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको जनगणना हमेशा याद रखनी है। ये 10 साल बाद होती है, तो अभी जो लास्ट की है 2011 की, इससे क्वेश्चंस बहुत बनेंगे, तो आपको इसको पढ़ना है।
नेक्स्ट है श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे इनके द्वारा। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, आदि शंकराचार्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेटर किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ज्वालामुखी शीर्ष पर स्थित कीप आकार के गर्त को क्रेटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है E.M. फोस्टर ने। तो ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है। ये मैग्नीशियम और टिन की मिश्र धातु होती है। तो ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। राइट आंसर है सी, कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक का युद्ध किन पक्षों के बीच हुआ था? तो ये हुआ था अंग्रेजी और फ्रांसीसी के बीच। नेक्स्ट है देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है जनवरी को जन्मदिवस मनाया जाता है किसका? तो जनवरी में मनाया जाता है गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो ये किया जाता है 6 वर्ष के लिए। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कैंडी में। तो ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है मेहरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार है? तो इसका राइट आंसर है ए, शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक थे गोपाल। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एक मांसपेशियों का बहुत पूछा जाता है हमारे शरीर में और एक हड्डियों का बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। मांसपेशियां हैं 656। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो वो देता है राष्ट्रपति को। तो ए यहाँ पे राइट आंसर है। भारत की जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाला प्रमुख कारक कौन सा था? तो वो थे निम्न मृत्यु दर। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन ने मूल अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया? तो वो दिया था 42वां संशोधन में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है एलोरा स्थित गुफाएं एवं शैलकृत मंदिर किससे संबंधित हैं? तो ये इनमें से किसी से भी संबंधित नहीं है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वन आधारित उद्योग नहीं है? तो राइट आंसर है ए, सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट है कोंकण रेल मार्ग की कुल दूरी कितनी है? तो राइट आंसर है बी, 760 किलोमीटर। नेक्स्ट है हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? फ्रेंड्स आविष्कार से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट आविष्कार से हैं वो जरूर पढ़ने हैं। तो इसको किया था कॉकरेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1761 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, अपसादी चट्टान का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पर हमें दे रखा है पंचायती राज विषय है। पंचायती राज जो है वो किसका विषय? समवर्ती सूची, केंद्र की सूची, राज्य की सूची या फिर विशेषाधिकार? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, राज्य की सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी? तो ये राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, मिथेल आइसोथायोसाइनेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है भोपाल त्रासदी में कौन सी गैस निकली थी। नेक्स्ट है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने प्रारंभ किया था?
तो इसका राइट आंसर है डी, मोहम्मद बिन तुगलक। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्तनी में हमें 4 विकल्प दिए हैं, इसमें से हमें शुद्ध बताना है। ठीक है, गंधर्व, इस तरह से गैंधर्व, गंधर्व या फिर गंधर्व। तो फ्रेंड्स गंधर्व की बात करें तो वो उसके लिखने का तरीका ये होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र या फिर कुरुक्षेत्र। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखें तो यहाँ पे जो कुरुक्षेत्र लिखने का जो सही तरीका है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो बात की जा रही है कुरुक्षेत्र की, वो यहाँ पर आप देखिए कुरुक्षेत्र में रा पे जो मात्रा है वो कभी भी इस तरह से नहीं आती, वो इस तरह से आती है नीचे की तरफ डाउन की हुई, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, अब हमें यहाँ पर बताना है उज्जवल लिखने का तरीका। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पे उज्जवल किस तरह से लिखा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है। आधा जा, फिर से आधा जा, यानी 2 बार आधा जा लिखते हैं तब उज्जवल लिखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। उज्जवल में उपसर्ग की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब हम देखेंगे तो जब 2 जा आते हैं साथ में आधा जा, 2 आधे जा आते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वो आते हैं जब ता वहां पे दिया हो तो ता आधे जा में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए अगेन हमारा राइट आंसर है। और हमें यहाँ पे पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, हमें बताना है समुद्र का पर्यायवाची शब्द। यहाँ पर तो जलधि है, जलाशय, जलद है और वारिद है। तो फ्रेंड्स इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जलधि। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब हमें पुत्र का दिया हुआ है यहाँ पर पर्यायवाची शब्द। तो फ्रेंड्स पुत्र में अनुज है, अग्रज है, वारिज है, तनुज है। तो यहाँ पर अगर हम राइट देखें तो राइट आंसर है डी, तनुज। नेक्स्ट हमें विलोम शब्द दिया हुआ है गरिमा का, तो अरुणिमा, लालिमा, कालिमा या फिर लघिमा। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, लघिमा। ठीक है, नेक्स्ट है उपेक्षा। उपेक्षा का बहुत ही सिंपल है, आपको सबको पता होगा, उपेक्षा का होता है अपेक्षा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। फिर आता है स्वाधीनता। स्वाधीनता की बात करें यहाँ पर तो फ्रेंड्स राइट आंसर है डी, पराधीनता। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे इसमें हमसे पूछा गया है कि इसमें वाक्यांश के स्थान पर संपूर्ण वाक्यांश का अर्थ प्रकट किया गया है, हमें बताना है। वह रोग जिसका अच्छा होना कठिन हो, यानी कि वह रोग जिसका अच्छा होना कठिन हो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है असाध्य। नेक्स्ट है ऐसी अविवाहिता नारी जो किसी पुरुष में अनुरक्त हो, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोली जाता है अनूढ़ा। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, जिसका उत्तर न दिया गया हो, तो फ्रेंड जिसका उत्तर न दिया गया हो उसे बोला जाता है अनुत्तरित, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है महीप का संधि विच्छेद करना है हमें, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका होगा मही प्लस बड़ी ई प, महीप। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, अगेन संधि विच्छेद यहाँ पे दिया हुआ है तमोगुण। तो फ्रेंड्स तमोगुण की बात करें तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा तमहा प्लस गुण, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है अतएव। अतएव के बारे में बात करें यहाँ पर तो फ्रेंड्स इसका संधि विच्छेद होगा अतः प्लस एव, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे अगेन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है तदेव। तो फ्रेंड्स तदेव में हम यहाँ पर देखें तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तत् प्लस एव होता है हमारा तदेव। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हमें संधि निर्मित करनी है, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है, तो फ्रेंड्स आप क्वेश्चन मार्क प्लस लंघन में, तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर देखें कि कौन सी यहाँ पे संधि होगी, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा आप इजीली बता सकते हैं उल्लंघन ही होगा, क्योंकि उल्लंघन कोई वर्ड नहीं होता, उत्लंघन नहीं होता, उद्घन नहीं होता, उल्लंघन होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। वैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कुछ और होगा शायद, मुझे फ्रेंड्स यहाँ पर अगर क्वेश्चन मार्क की जगह ऊ भी हो सकता था, लेकिन हम अगर क्वेश्चन मार्क है तो आप उसकी जगह फिर भी इसको बेसिस पे इजीली लगा सकते हैं उल्लंघन। ठीक है, क्योंकि इसका एक मीनिंग होता है, बाकी सारे जो ऑप्शन है वो कोई मीनिंग उनका नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे हमें सही विकल्प का चयन करना है, जैसे कि है कामचोर। तो कामचोर का राइट आंसर क्या होगा, अव्ययी भाव है, बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है या फिर द्वंद्व है, तो कामचोर के अंदर हमारा तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है आप बीती। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर आप बीती में बात करें तो यहाँ पे आप बीती में जो ऑप्शन डी है वो हमारा राइट आंसर होगा, जो कि है हमारा तत्पुरुष। नेक्स्ट आते हैं,
भलमानस। तो फ्रेंड्स भलमानस में देखें तो इसका राइट आंसर है, भलमानस के अंदर जो पुरुष है वो है कर्मधारय। ठीक है, कर्मधारय पुरुष है यहाँ पे। नेक्स्ट है, अब इसमें हमें शुद्ध वाक्य देखना है। शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं नित्य प्रातः घूमने जाता हूँ, मैं नित्य प्रातः काल घूमने जाता हूँ, मैं नित्य प्रातः काल के समय घूमने जाता हूँ, या फिर मैं नित्य प्रातःकालीन समय घूमने जाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रातः दिया हुआ है, नित्य दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे काल लगाने की जरूरत नहीं है, काल के समय, क्योंकि प्रातः के समय ही होगा जब प्रातः ऑलरेडी दिया हुआ है, और कालीन समय की भी जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगेन यहाँ पे भी हमें शुद्ध वाक्य ढूंढना है। उनके ऊपर यह अभियोग लगाया गया है, उन पर यह अभियोग लगाया गया है, उनके ऊपर यह अभियोग आरोपित है, या फिर यह अभियोग उनको लगाया गया है। तो फ्रेंड्स इसमें हम देखें तो उनके ऊपर यह अभियोग लगाया गया है, तो फ्रेंड्स अभियोग किसी के ऊपर ही लगाया जाता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। फिर है उनके ऊपर, अगेन ऊपर आ गया, ये भी गलत हो गया। उन यह अभियोग उनको लगाया गया है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, उन पर यह अभियोग लगाया गया है, क्योंकि अभियोग फ्रेंड्स ऊपर ही लगाया जाता है, तो ऊपर वर्ड यहाँ पे अलग से देने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती है? समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, या फिर भाववाचक में? तो फ्रेंड्स इसमें अगर हम देखें तो भाववाचक संज्ञा जो है, इसमें इस संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से करनी है। हमें अपनी बड़ी बहन का आदर किसके साथ होने के कारण भी करना चाहिए, किसके कारण? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा, पूर्वजा होने के कारण भी करना चाहिए। नेक्स्ट है, उसका चेहरा क्रोध से रहा था, क्या? तमतमा, जगमगा, चमचमा, या तप्त? तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें उसका चेहरा क्रोध से, तो वो क्रोध से होता है तमतमा रहा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द में पन प्रत्यय है, यानी कि बाद में पन आना चाहिए? तो फ्रेंड्स पन प्रत्यय नहीं है, सॉरी नहीं पूछा गया है। तो देखिए अपनापन, इसको अलग करेंगे तो इसका मीनिंग निकल कर आएगा। लड़कपन करेंगे यहाँ पर, तो फ्रेंड्स लड़कपन में भी यहाँ पर पन है। उसके बाद अगर हम जाएं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पर, तो बचपन में भी है, लेकिन देखिए जलमय में पन नहीं है क्योंकि दिख ही नहीं रहा, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ बताने के लिए उपयोग विकल्प का चयन कीजिए। पानी फिरना, पानी फिरने का मतलब यहाँ पर क्या होता है? किस्मत बदलना, बर्बाद होना, तब्दीली होना, या चमकीला होना? तो फ्रेंड्स पानी फिरना का मतलब होता है बर्बाद होना, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, रास्ते पर चलना, रास्ते पे चलने का मतलब क्या है? तो फ्रेंड्स कुमार्ग त्याग कर सुमार्ग पर चलना, अत्यंत साधारण व्यक्ति होना, खाना बदोशों की तरह घूमना, या फिर किसी कार्य में ठीक ढंग से अग्रसर होना। तो रास्ते पर चलने का मतलब है किसी कार्य में ठीक ढंग से अग्रसर होना। नेक्स्ट आते हैं, टूट पड़ना, टूट पड़ने का क्या अर्थ होता है? तो भारी संख्या में पहुंचना, प्रयाग करना, प्रस्थान करना, या वृक्षों से फल गिर पड़ना। तो फ्रेंड टूट पड़ने का मतलब यहाँ पर होता है भारी संख्या में पहुंचना। तो कहते हैं ना वहां पे तो भीड़ टूट पड़ी है क्योंकि वहां पर सेल लगी हुई है, क्योंकि इस तरह से बोला जाता है। तो यहाँ पे टूट पड़ने का मतलब है भारी संख्या में पहुंचना। गुदड़ी का लाल, गुदड़ी का लाल का मतलब क्या होता है? निर्धन परिवार में बेटे का जन्म लेना, निर्धन परिवार में धन का आना, निर्धन परिवार में गुड़ी का जन्म लेना, या फिर फटे कपड़ों में लाल रत्न का चमकना। तो फ्रेंड गुदड़ी का लाल का मतलब यहाँ पर होता है निर्धन परिवार में गुड़ी का जन्म लेना, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से कौन किसमें द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। पानी, सोना, नदी, या तेल? तो फ्रेंड्स में राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नदी। नेक्स्ट है, व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या है? व्यर्थ, व्यर्थ तो फ्रेंड्स यहाँ पे व्यर्थ में अगर हम देखें सही संधि विच्छेद की, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, वी प्लस अर्थ व्यर्थ। ठीक है, नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हमें निम्नलिखित में से तमिल भाषा की लिपि कौन सी है ये बतानी है। तो फ्रेंड्स इसमें अगर हम देखें तो तमिल भाषा की लिपि जो होती है वो द्रविड़ होती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अब नेक्स्ट आते हैं, कौन सुमेलित नहीं है? इहलोक, परलोक, उच्च, निम्न, सगुण, निर्गुण, गुप्त, रहस्य? तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा
सुमेलित नहीं है, क्योंकि गुप्त का मतलब भी रहस्य ही है, जिसको जाना अभी तक किसी ने जाना नहीं है। रहस्य का मतलब भी वही है, अभी किसी को पता नहीं है। तो यहाँ पे समानार्थी है, ना कि ये विपरीतार्थक है, जबकि ये सारी विपरीतार्थक है। उच्च का निम्न होना, विलोम शब्द है, इहलोक परलोक सगुण निगुण, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है यथाशक्ति में कौन सा समास है, अव्ययी, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर द्विगु। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें यथाशक्ति में समास की, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है, इसमें है हमारा अव्ययी भाव। ठीक है। नेक्स्ट है अध्ययन में कौन सा उपसर्ग है, आ, अति, अधि या अप। तो फ्रेंड्स इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधि। नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा पानी देना, इस वाक्य में थोड़ा कैसा शब्द है, संज्ञा, विशेषण, प्रविशेषण या फिर क्रिया विशेषण। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशेषण। नेक्स्ट है निम्न में से कौन वार्णिक छंद नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो कुंडलिया वार्णिक छंद नहीं, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट आते हैं, इसमें हमें लोकोक्तियां दी हुई हैं, उनके अर्थ के लिए सही विकल्प चुनना है। अंधी पीसे कुत्ते खाएं, यानी कि अपना माल लुटाना, विवशता का अनुचित लाभ उठाना, असावधानी के किए जाने वाले द्वारा अयोग्य व्यक्तियों को लाभ होता है, या फिर बेहिसाब काम करना। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सावधानी के किए जाने वाले द्वारा अयोग्य व्यक्तियों का लाभ होता है, इसका मतलब होता है अंधे पीसे कुत्ता खाएं। ठीक है। नेक्स्ट है नई नाइन बास का नहना, नई घोषण उपलों का तकिया, इसका क्या मतलब होगा। तो फ्रेंड्स इसमें देखें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नए शौक का पूरा करने के लिए अजीब तरह व्यवहार करना। नई नाइन बास का नहना, नई घोषण उपलों का तकिया, इसका मतलब होता है। ठीक है। ये थोड़ा नया है इस तरह से, तो आप इनका रिवीजन कर लीजिए, थोड़ा नया है, शायद आपने पहले ना सुना हो ये। नेक्स्ट है उत्तर गई लोई तो क्या करेगा कोई। ठीक है। इसका मतलब साधारणहीन व्यक्ति विवश होता है, या फिर बदनाम व्यक्ति को बुराई का क्या डर, या फिर नंगे व्यक्ति को किसी से भय नहीं लगता, या फिर बेशर्म व्यक्ति का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो इसका क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स इस पर आए तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बदनाम व्यक्ति को बुराई का क्या डर। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कहने से कुमार गधे पर नहीं चढ़ता, यानी कि हीन भाव का शिकार होना, अपने काम के प्रति लज्जा का भाव रखना, जिद्दी व्यक्ति किसी की बात नहीं मानता है, या फिर काम के लिए अत्यधिक खुशामद करना। तो फ्रेंड्स कहने से कुमार गधे पर नहीं चढ़ता का जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, हीन भाव का शिकार होना। ठीक है। नेक्स्ट है अनामिका किसका काव्य संग्रह है, निराला, पंत, महादेवी वर्मा या फिर प्रसाद। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निराला। अनामिका निराला की लिखी हुई काव्य संग्रह है। नेक्स्ट आते हैं, अब हमें बताना है टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है। तो फ्रेंड्स लास्ट में देख लीजिए, टिकाऊ, आऊ की आवाज आ रही है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, आऊ। ठीक है। नेक्स्ट है वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे क्या कहते हैं, अक्षर, शब्द, वाक्य या उपवाक्य। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शब्द। ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हमें बताना है निम्न में से कौन सा एक प्रेमचंद्र की रचना है, त्यागपत्र, झूठा सच, सुनीता या निर्मला। तो फ्रेंड्स निर्मला बहुत ही फेमस है, तो आपने इजिली पता कर ली होगी, निर्मला है। नेक्स्ट है घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बहुत बार करा चुकी हूँ, अश्म, सैंधव, घोटक या तुरंग। तो फ्रेंड्स में इसका राइट आंसर है ए, अश्म, जबकि सैंधव, घोटक, तुरंग और एक और याद कर लीजिए है। ठीक है, ये बहुत पूछी जाती है, 4 है और एग्जाम में घुमा फिरा के बहुत पूछ ले जाते हैं। ठीक है। ठाणे है नो दुम डार कहे, धनु कांधे धरे कर सायक लाई। तो इसमें हमें बताना है ये क्या है, सवैया है, बरवई है, सौठा है या फिर लाला है। तो फ्रेंड्स में राइट आंसर है ए, ये एक सवैया है। ठीक है। तो आप इसको एज इट इज याद कर सकते हैं, क्योंकि ये एज इट इज है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है परिणाम में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो परिणाम है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है वो है परि, ऑप्शन बी राइट आंसर है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है? द्रव्यवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड द्रव्यवाचक संज्ञा का एक वचन में प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो ये था आज का फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा। यहाँ पे बात करते हैं नंबर सीरीज की। स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस थे वो हम आपको पहले ही करा चुके हैं, तो आप एक बार उनको जरूर चेक कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए 28, 25, 5, उसके बाद देखिए फिर से 21, 18, 5 एंड 14 दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे तो ना ही ये स्क्वायर है ना ही ये क्यूब है। और देखिए फ्रेंड्स 5 और 5, यहाँ पर 5 गिवन है एंड यहाँ भी 5 गिवन है। तो यहाँ पर आप ये मान के चलिए 5 जो है यहाँ का एंड पॉइंट है, ठीक है। तो देखिए 28 और 25 में क्या है, -3 का डिफरेंस है, फिर 5 आ गया। उसके बाद देखिए 21 और 18 में कितना है, 5 का डिफरेंस है, फिर उसके बाद 5 आ गया, ठीक है। सॉरी 21 और 18 में किसका डिफरेंस है, 3 का, तो -3 किया, उसके बाद फिर से अगेन 5 आ गया। अब आपको क्या करना है, 14 में क्या करना है, -3 करना है। तो अगर 14 में आप -3 करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 11। और 11 में अगर आप उसके बाद फिर अगेन आपको क्या लिखना पड़ेगा एंड सीरीज में 5। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस पे आते हैं तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 11 एंड 5। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। यहाँ पर 5 जो है एक तरह से वहां पे एक कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है, उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, वहां पे फिर 5 पर अगेन खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर आपको 28 से 25 पे आना है तो -3 करना पड़ेगा, उसके बाद 5 एंड पॉइंट है। उसके बाद 21 से 18 फिर से -3 करना पड़ेगा, फिर 5 एंड पॉइंट है। उसके बाद 14 से -3 करना पड़ेगा जो कि हमारा 11 होता है, उसके बाद 5 एंड पॉइंट है। तो ये हमारी इस तरह से सीरीज चलेगी। अब देखिए फ्रेंड्स 29 भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पे 21 एंड ये 21 कॉमन है। तो देखिए फ्रेंड्स 8 से 11 जाते हैं तो क्या करते हैं, जब हम 8 से 11 पर जाएंगे तो +3 करेंगे, ठीक है। उसके बाद 15 से 18 पे जाएंगे, अगेन +3 करेंगे। तो अगर 22 से अगर हम आगे जाएंगे +3 करेंगे तो क्या आएगा, वहां पर हमारा आएगा 25। और उसके बाद अगेन हमें क्या लिखना है, 18 आंसर, सॉरी 18 नहीं, हमें लिखना है यहाँ पर 21 आंसर, ठीक है। क्योंकि 21 की सीरीज है, यहाँ पे 21 एंड पॉइंट ले रहे हैं। तो 25 और 21 हमारा किस ऑप्शन में आ रहा है, 25 और 21 यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम देखें तो ये आ रहा है हमारा ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमें गिवन है, देखिए 9, 11, 33, 13, 15, 33, यानी कि 33 है, यहाँ पे ये एंड पॉइंट है, ये हटा दीजिए, ठीक है। 9 से 11 पर आए, कितना करना पड़ा यहाँ पर, 2 आपको ऐड करना पड़ा। 13 से 15 पर आए, अगेन 2 ऐड करना पड़ा। अब 17 से हम किस पे जाएंगे, क्या ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे, तो क्या हो गया हमारा 19, एंड पॉइंट क्या है 33, ठीक है। बहुत सिंपल है ना, आपको इस तरह से कॉन्सेप्ट देखने हैं, ठीक है। ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है। बेसिकली जो सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं वो प्लस, माइनस, स्क्वायर या फिर क्यूब, ठीक है, इनके पूछे जाते हैं। लेकिन ये भी आ सकता है, ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत सिंपल है, ठीक है, आप कर लेंगे। तो 19 और 33 देखिए कहाँ पर है, ये हमारा लाई कर रहा है ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अगेन आते हैं, रफ कर देती हूँ फ्रेंड्स, आपको कंफ्यूजन होगा। 4 नंबर जो है वो हमें यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट गिवन है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगेन वही कॉन्सेप्ट है, 4 यहाँ पे सेम है, अगेन 4 यहाँ सेम है। यहाँ पे क्या है, 2 से 3, 5 से 6, अब 8 से क्या आ जाएगा 9, और क्या होगा कॉमन 4। तो देखिए 9 4 किसमें है, डी में, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमें जो सीरीज गिवन है 17 17, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखें तो देखिए रिपीट हो रहे हैं ऑप्शन 20 20। तो फ्रेंड्स यहाँ भी क्या आना चाहिए, 23 आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 34 से 31 कैसे आया, -3 करके आया। उसी अकॉर्डिंग अगर हम 31 में -3 करें तो क्या आना चाहिए, 28 आना चाहिए। तो देखिए ऑप्शंस में गिवन है क्या, यस, ऑप्शन डी में ये गिवन है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, अब देखिए फ्रेंड्स 6, 8, 10, 12, एक रिवर्ट छोड़कर क्या आएगा, यहाँ पर 14 आना चाहिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पर देखें 20 से 4, 14 यानी कि -6, 14 से 8 -6, 18 से -6 करेंगे तो क्या आना चाहिए 2। तो देखिए 2 और 14 होना चाहिए, तो देखिए ऑप्शन डी में 2 14 है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 21, 18,
33, 18। तो फ्रेंड्स ये पैटर्न नहीं होगा अगर हम ये सोच के चले, तो आप डायरेक्ट इस पैटर्न पे आ जाइए। 18, 18 कॉमन ले लीजिए, ये 18 कॉमन एंड यहाँ ये 18 कॉमन। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 21 प्लस 4 किया 25 आ गया, 25 में प्लस 4 किया 29 एंड 29 में प्लस 4 किया 33। ठीक है, अब 33 में प्लस 4 करेंगे तो कितना होगा? ठीक है, 37 होना चाहिए। अब 28 यहाँ पर गिवन है, अब 28 है, 28 यहाँ पर 18, 18। ठीक है, 18 आ गया, रिपीट हो रहा है 18 तो रिपीट हो गया। तो देखिए ऑप्शन 37, 18 कहाँ है? ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अब यहाँ हम कॉमन देख लेते हैं, कॉमन क्या है हमारा? 85 यहाँ पे फ्रेंड्स कॉमन है। ठीक है, तो देखिए 75, 60, 75, 65, 55, 45। तो यहाँ क्या आना चाहिए? 35 है हम यहाँ पर हमारा गिवन। 35 के बाद क्या आना चाहिए? 25, और 25 के बाद क्या आएगा? 85। तो देखिए 25, 85 है, यस, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, बहुत सिंपल है ना फ्रेंड्स, आप इजिली कर लोगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कॉमन में अगर हम यहाँ पर ले तो कॉमन में नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए 10 ऐड किया 18 आ गया, 10 ऐड किया 28 आ गया। उसी हिसाब से अगर 10 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 38। ठीक है, तो देखिए 38 है, यस, बी एंड सी में 38 है। अब नीचे देख लीजिए, यहाँ 10 किया 13, यहाँ 10 किया 22, यहाँ 10 किया 33, यहाँ 10 करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 43। तो देखिए 38 एंड 43 है, यस, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है 61, 57। अब यहाँ देखिए तो फ्रेंड 61 कॉमन है। ठीक है, इस अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे -7 किया, कितना आ गया? 50, -7 किया 43, -7 किया कितना आ गया? 36। अब 36 में -7 करेंगे कितना आ जाएगा? 29। और अगर पीछे क्या आना चाहिए इसके बाद? 61। तो देखिए ऑप्शन ए राइट आंसर। सिंपल था ना फ्रेंड्स, आप इजिली कर लोगे। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं जो कि सिंपल पैटर्न पर हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको और कराने की जरूरत है, क्योंकि ये सिंपल पैटर्न है, इससे ज्यादा हम नहीं कराएंगे, आप इजिली कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ और डिफरेंट पैटर्न भी हैं, हम उस पर भी आपको जल्द से जल्द वीडियोस प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि आप वो उसकी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। वाई व्हाट नेम डू यू नो द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो द बोर्ड? यानी कि यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पे बोर्ड नहीं आएगा, ट्रायल बैलेंस आएगा। ठीक है, यानी कि ट्रायल बैलेंस में जब ट्रायल बैलेंस पूरा बना होता है, उसके नीचे इन्फॉर्मेशन में अगर हमारा जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो दी होती हैं, तो वो हम किस नाम से जानते हैं? जर्नल, एडजस्टमेंट, लेजर या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स ये हमारी कहलाते हैं एडजस्टमेंट। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के नीचे जो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो लिखी होती हैं, उनको हम एडजस्टमेंट बोलते हैं, जो कि बाद में हम उनकी एंट्री करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is named in accounting the reduction in value of permanent property by its constant use? यानी कि कोई भी जो हमारी स्थायी संपत्ति, परमानेंट या फिक्स असेट जो है, उसको हम कंटिन्यू यूज कर रहे हैं और उसकी कंटिन्यूशन यूज करने से उसके जो मूल्य है उसमें कमी आ गई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट, ड्राइंग, डेप्रिसिएशन या फिर नन ऑफ दिस? वेरी सिंपल, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, by what name do you know the amount withdrawal from the business for personal use by the owner of the business? यानी कि जब कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी अमाउंट निकालता है तो उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन या फिर नन ऑफ दिस? राइट आंसर ऑप्शन ए, ड्राइंग्स। उसको ड्राइंग कहा जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये चैप्टर वाइज हैं, तो इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ द क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस इन विच अकाउंट इट इज अकाउंटेड फॉर? यानी कि अगर ट्रायल बैलेंस में, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारा क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है तो वो कहाँ पे उसको मेंशन किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, कैश अकाउंट या फिर फाइनल अकाउंट? तो जब हम अंदर की बात कर रहे हैं तो ये हमारा डायरेक्ट मेंशन किया जाएगा फाइनल अकाउंट, यानी कि आर्थिक चिट्ठा, जिसको हम बैलेंस शीट भी फ्रेंड्स लिख लिए। फाइनल अकाउंट तो सभी हो जाएंगे, लेकिन ये स्पेशली बैलेंस शीट में मेंशन किया जाएगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि ये बाहर दिया हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट के ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है। ठीक है,
नेक्स्ट है, इफ द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस देन इन विच अकाउंट इट इज अकाउंटेड। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर डेप्रिसिएशन का अमाउंट दिया हुआ है तो उसको कहाँ अकाउंट करते हैं या लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनल अकाउंट जिसको बैलेंस शीट भी बोलेंगे, या फिर कैश अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2। अगर वो अंदर दिया होता है तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अ प्रोविजन, यानी कि क्या प्रोविजन है? जर्नल रिजर्व, स्पेशल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व या फिर नन ऑफ दी। इन सब के बारे में अब आप जानते होंगे। जर्नल रिजर्व वो होता है जो कि किसी भी इसका कोई मेन पर्पस नहीं होता, बस इसको क्रिएट कर दिया जाता है जिस भी तरह की जरूरत होती है तो यहाँ से इसको स्पेंड कर लेते हैं अमाउंट को। स्पेशल रिजर्व किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए क्रिएट किया जाता है कि हमें ये चीज जैसे कि प्लांट में यूज़ करना है या फिर रिपेयरिंग में यूज़ करना है, किसी पर्टिकुलर पर्पस है या फिर डिविडेंड देने के लिए यूज़ करना है, ठीक है। कैपिटल रिजर्व कैपिटल से क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे रिजर्व्स हैं, तो इसमें प्रोविजन जो है वो हमारा क्या है? तो प्रोविजन हमारा स्पेशल रिजर्व कहलाता है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, if a transaction is omitted from accounting in the journal what is this inaccuracy, यानी कि अगर कोई भी अकाउंटिंग करने से हमारी रह गया, यानी कि जर्नल में हम कोई भी एंट्री है जिसको हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं, तो वो किस तरह की हमारी गलती कहलाती है? तो देखिए ऑप्शंस में यहाँ है एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन, एरर्स इन पोस्टिंग, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन, क्योंकि वो पूरी तरह से अभी एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं हुई है किसी भी तरह से, तो ये पूरी तरह से छूटी हुई गलती है हमारी, या फिर हम बोल सकते हैं अशुद्धि है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the suspense account is written on the debtor side of the board in which account it is authored, यानी कि अगर सस्पेंस अकाउंट में जो सस्पेंस अकाउंट है वो तलपट के ऋणी पक्ष की ओर लिखा हुआ है, यानी कि हमारा डेबिट साइड में लिखा हुआ है, तो उसका लेखा हम किस खाते में करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, असेट साइड इन बैलेंस शीट या फिर लाइबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि होगा हमारा आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में, यानी कि असेट साइड में लिखेंगे हम बैलेंस शीट के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्यूरेसी डेट अफेक्ट्स टू अकाउंट्स साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड, यानी कि ऐसी एक्यूरेसी जिसमें दो खातों में यानी कि दो अकाउंट में हम साइमल्टेनियसली उसको रिकॉर्ड करने से हमारी रह गई है, तो क्या कहलाती है? वन साइडेड, टू साइडेड, थ्री साइडेड एरर या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए ये नाम से ही आप समझ रहे हैं कितने अकाउंट, टू अकाउंट्स में करने से रह गई है, तो ये हमारी टू साइडेड एरर कहलाती है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्यूरेसी डेट अफेक्ट्स ओनली वन अकाउंट इज कॉल्ड, यानी कि एक अकाउंट से वो करने से रह गई है हमारी एंट्री, तो उसको क्या बोलते हैं? वन साइडेड एरर, टू साइडेड एरर, थ्री साइडेड एरर या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर साफ मेंशन है वन अकाउंट में करने से रह गई है, तो इसको वन साइडेड एरर कहते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इनएक्यूरेसी इज करेक्टेड बाय सस्पेंस अकाउंट, यानी कि सस्पेंस अकाउंट द्वारा कौन सी अशुद्धि हम ठीक करते हैं? कंप्लीट एरर, टू साइडेड एरर, वन साइडेड एरर या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए आपको पता है सस्पेंस अकाउंट क्यों क्रिएट किया जाता है, पर्पस क्या होता है? देखिए सस्पेंस अकाउंट इसलिए क्रिएट किया जाता है, कई बार हमारा जो ट्रायल बैलेंस है उसका अमाउंट नहीं मिल पाता है, जब हम सारी चेकिंग कर लेते हैं कि हमारा सभी तरह की एंट्रीज हो गई हैं, फिर भी हमारा अमाउंट वो नहीं बैलेंस मिल पाता है डेबिट और क्रेडिट साइड का, तो हम वहाँ पे सस्पेंस अकाउंट डाल के जो भी बैलेंस रिमेनिंग होता है वो वहाँ पे शो कर देते हैं, जिससे कि बाद में अगर हमें कोई एंट्री ऐसी दिखे या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे हाथ लगे जिसमें हम पता चले कि हमें ये एंट्री नहीं की है, तो हम डायरेक्ट उसको उसमें मेंशन कर पाएं। तो यानी कि ये किस तरह की गलती हो गई? वन साइड की एरर है, तो इसलिए यहाँ पर वन साइड एरर को ठीक किया जाता है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट आउट जो हमारा मेथड है वो हमारा किस नाम से जाना जाता है? लीफो मेथड, फीफो मेथड, मीफो मेथड या फिर हिफो मेथड। तो देखिए यहाँ पर साफ दिया हुआ है लीफो। लीफो की फुल फॉर्म आपको पता होगी, लास्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मीफो, हीफो, इस तरह से इनकी सारी फुल फॉर्म्स हैं। तो देखिए यहाँ पे साफ दे रखा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट,
क्या हो गया ऑप्शन 2, जिसको बोलते हैं फीफो मेथड। ठीक है, बहुत सिंपल है, ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड ऑफ लास्ट कम लास्ट फर्स्ट आउट। लास्ट कम फर्स्ट आउट का मतलब देखिए नाम से डायरेक्ट पता चल रहा है, ये हमारा हो गया लीफो मेथड। ठीक है, नेक्स्ट है एट हुज रिस्क इज द एजेंट सेलिंग गुड्स इन कंसाइनमेंट अकाउंट, यानी कि कंसाइनमेंट अकाउंट में जो हमारा माल बेचा जाता है वो जोखिम जो है वो किस के ऊपर दिया जाता है, बायर्स के ऊपर, ओनर्स के ऊपर, एजेंट के ऊपर, या फिर ऑल अबव। तो ये ओनर्स के ऊपर सारा जोखिम होता है, यानी कि जो भी रिस्क होगा वो ओनर उसको बियर करेगा। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ये कंसाइनमेंट अकाउंट से क्वेश्चन है, आपने कंसाइनमेंट अकाउंट किए होंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है व्हाट डज द एजेंट गेट फ्रॉम द ओनर्स इन रिटर्न फॉर सेलिंग द गुड्स, यानी कि एजेंट को मालिक की ओर से जो माल बेचने के प्रतिफल में क्या प्राप्त होता है, प्रॉफिट, लॉस, कमीशन या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स कंसाइनमेंट अकाउंट की बात करें तो एजेंट को वहां पे मिलता है कमीशन। ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई व्हाट नेम डू यू नो टू सेंड गुड्स टू एजेंट फॉर सेल, यानी कि एजेंट के पास बिक्री के लिए माल भेजना किस नाम से जानते हैं, लेंडर, कंसाइनर, कंसाइनर मैन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जब माल बेचता है तो वो पर्सन कहलाता है, हम उसको प्रधान भी बोलते हैं, प्रेषक भी बोलते हैं और प्रेषक कर्ता भी, ये तीनों नाम ही हमारे कंसाइनर के होते हैं। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे ऑल अबव राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है the details of sales and expenses of goods are sent by the agent to the owner, by what name do you know that details, यानी कि एजेंट द्वारा माल की बिक्री और ब्यौरे को मालिक के पास वो भेजता है तो उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, रॉ इनवॉइस, इनवॉइस, सेल्स स्टेटमेंट या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसको हम सेल डिटेल्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। इनवॉइस नहीं भेजता है, वो भेजता है सेल स्टेटमेंट, मतलब एक सिर्फ डिटेल्स मेंशन होती हैं उसमें कि मैंने इतना माल इतने रुपए में, आप मतलब जो भी कंडीशंस हैं या तो मालिक ने दी होगी तो वो उसके बेसिस पर बस बता देता है कि इस तरह से ये इस माल को बेचा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी पार्टीज आर मेनली इन कंसाइनमेंट अकाउंट। अब कंसाइनमेंट अकाउंट जो होता है उसमें कितनी पार्टीज होती हैं, 2, 3, 5 या 4। तो कंसाइनमेंट अकाउंट की बात करें तो देखिए यहाँ पर 2 पार्टी मेन होती हैं। ऑप्शन 2 राइट आंसर है, कंसाइनर और कंसाइनी। ठीक है, 2 पार्टी होती हैं। नेक्स्ट है when 2 or more people make a temporary partnership to do a particular task it is called, यानी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर एक टेम्पररी पार्टनरशिप बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप, एजेंसी, जॉइंट वेंचर या फिर ऑल अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप याद रखिए टेम्पररी की बात की जा रही है। अगर सिर्फ पार्टनरशिप होती तब हमारा आंसर यहाँ पे पार्टनरशिप आ जाता। जब यहाँ पे लिखा होता है व्हेन 2 और मोर पीपल मेक अ बिजनेस टू डू अ पर्टिकुलर टास्क, तब वहाँ पे पार्टनरशिप आ सकता था। लेकिन यहाँ पे टेम्पररी की बात की गई है, तो टेम्पररी जब भी आए तो आप वहाँ पे आंसर करिएगा जॉइंट वेंचर, क्योंकि जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप की तरह होता है, बट इसमें क्या होता है टेम्पररी होता है, जबकि पार्टनरशिप में कोई टेम्पररी और परमानेंट नहीं होता है, क्योंकि पार्टनरशिप क्रिएट की जाती है तो वहाँ पे नहीं हमें पता कि हम ये बिजनेस कब तक चलाएंगे। ठीक है, कब तक ये हमारा कंटिन्यू रहेगा, लेकिन टेम्पररी हम उसको नहीं बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे टेम्पररी मेंशन है, यानी कि ये जॉइंट वेंचर है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ जॉइंट वेंचर। अब जॉइंट वेंचर में मिनिमम नंबर कितने होते हैं ये बताने हैं, 2, 5, 7 या 8। तो मिनिमम जॉइंट वेंचर की बात की जाए तो मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 5, 7 जितने भी हो, लेकिन मिनिमम यहाँ पर 2 होंगे मेंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एक्ट अप्लाइज टू जॉइंट वेंचर। अब जॉइंट वेंचर करते हैं तो वहाँ पे कौन सा एक्ट अप्लाई होता है, पार्टनरशिप एक्ट, गुड सेल्स एक्ट, कंपनीज एक्ट या फिर नो एक्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें जॉइंट वेंचर की तो जॉइंट वेंचर के लिए कोई भी एक्ट अप्लाई नहीं होता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखिए मैक्सिमम नंबर आ गए। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ जॉइंट वेंचर। अब जॉइंट वेंचर में कितने मैक्सिमम पर्सन या मेंबर्स होने चाहिए। ऑप्शंस हैं 10, 20, अनिश्चित यानी कि अनलिमिटेड या फिर 50। तो राइट आंसर है सी, अनिश्चित यानी कि अनलिमिटेड। जॉइंट वेंचर में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम के लिए लिमिट है 2। नेक्स्ट है
जॉइंट वेंचर अकाउंट इज, अब जॉइंट वेंचर जो है वो हमारा किस तरह का अकाउंट है ये बताना है, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए जॉइंट वेंचर जो अकाउंट होता है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट की तरह काम करता है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्रेस डेज आर एडेड व्हेन टेकिंग द ड्यू डेट ऑफ बिल्स और प्रोमिसरी नोट, यानी कि बिल और बिलों की देय की तिथि निकालने के लिए अनुग्रह दिवस कितने जोड़े जाते हैं, 3, 2, 5 या 8। तो ये सबको पता होगा, बहुत ही सिंपल है आंसर। जब हम ग्रेस पीरियड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारा टाइमिंग होगी वो होगी 3 डेज, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे रिमेनिंग चैप्टर्स के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।